हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे बिकॉज लेक्चर्स एक के बाद एक आ रहे हैं एंड फंडामेंटल राइट्स जैसे जो बहुत टिपिकल टॉपिक हैं उसको बहुत ही ढंग से, आराम से, शांति से समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का फिर टॉपिक क्या है। कल हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शंस विच वॉज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट एंड दी गवर्नर। आज का देखिए क्या है टॉपिक। आज का मैंने बताया था कि अदर एक्सेप्शंस जो है वो टॉपिक है। अदर एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया, इस बात को समझिए। अदर एक्सेप्शंस का मतलब है कि दो तरह के आपको एक्सेप्शन देखिए यहाँ पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है कि भाई ये जो राष्ट्रपति हैं और जो गवर्नर साहब हैं इन्हें क्या क्या इम्यूनिटी प्राप्त है। मतलब कि आर्टिकल 14 का थोड़ा वहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस वहाँ पे बन रहे हैं। और अदर एक्सेप्शंस का मतलब ये हो गया कि उन्हें छोड़ करके और हमें कहाँ कहाँ दिखता है आर्टिकल 14 का एक्सेप्शंस, जहाँ आर्टिकल 14 जो है वो कंप्लीट तरीके से अप्लाई नहीं होता है। तो पहला देखिए वो जो केस है दैट इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रू रिपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर्स। आराम से समझिए इसको। विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर्स, या आप ऐसा भी कह सकते हैं संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये चार आपके हाउसेज होते हैं। 6 स्टेट्स ऐसे, मतलब मैं सब समझाऊंगा आपको, अभी आपको ज़्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो लेजिस्लेचर्स कहते हैं हम लोग इन्हें एक्चुअली, जहाँ पे कि कानून बनाया जाता है। तो इन्हीं 4 तरह के हाउसेज में कानून बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है या चलता है। किसी भी हाउस में यदि कुछ सपोज प्रोसीडिंग हुआ, आप मान के चलो संसद की बात करो, लोकसभा राज्यसभा की, यदि लोकसभा राज्यसभा में कोई एक प्रोसेस को डिस्कस किया गया है या वहाँ पे कोई प्रोसीजर को स्टार्ट किया गया है, उससे रिलेटेड यदि कोई रिपोर्ट पब्लिश करता है तो उस पर कोई किसी तरह की कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। हाँ, ट्रू रिपोर्ट, लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ड देखिए क्या लिखा गया है, ट्रू रिपोर्ट। रिपोर्टिंग शुड बी एब्सोल्युटली फेयर। जो हुआ है वही छापिए। खुद के मन से यदि आप कुछ लिखते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि आपने रिपोर्टिंग जो किया है वो बिल्कुल ट्रू रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट है लेजिस्लेचर का, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों किया गया पता है? सो दैट अवेयरनेस रहे आम जनता में कि हमारे लेजिस्लेचर्स में क्या क्या चल रहा है, किन बातों पे डिस्कशन हो रहा है, जिन मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है क्या वो मुद्दे हमसे रिलेटेड हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को ऐड किया गया है, दैट पब्लिकेशन ऑफ ट्रू रिपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला हमें कहाँ दिखता है एक्सेप्शंस। एमपी, एमएलए या एमएलसी, ये मैंने बहुत ढंग से समझा रखा है, प्रीएम्बल वाले चैप्टर में जाइए, वहाँ से पढ़ करके आराम से आइए। यहाँ पे एमपी, एमएलए और एमएलसी यदि कुछ वोट करते हैं हाउस में तो उनके अगेंस्ट वैसा कुछ नहीं है कि अगर वो कुछ अपने व्यू पॉइंट्स को रख करके इफ़ दे आर वोटिंग तो यू कैन गो इन द कोर्ट, नहीं, दैट इज़ देयर चॉइस। एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन उनका भी राइट है, और वो वोट करने के प्रोसेस को जब फॉलो कर रहे हैं तो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन दैट पर्टिकुलर बिल। वो उस बिल के व्यूज़, जो भी वो बिल है उस पर उनका क्या व्यू पॉइंट है, वो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ देयर एक्सप्रेशन। यू कैन नॉट चैलेंज देयर एक्सप्रेशन बिकॉज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स। यदि कोई दूसरे देश से कोई रूलर्स आते हैं या आपके एम्बेसडर्स आते हैं या डिप्लोमेट्स आते हैं, डिप्लोमेट्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं राजनयिक, अगर डिप्लोमेट्स आते हैं और यदि उनसे कुछ गलती हो जाए यहाँ पे तो थोड़ी इम्यूनिटी उन्हें दी जाती है। क्या सोच के दी जाती है? ये सोच करके दी जाती है कि देखो भाई ये लोग तो बाहर के देश के हैं, दे बिलोंग टू सम अदर नेशन। इट मे बी द केस, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये बाहर से आए हैं तो इन्हें भारत के बारे में बहुत ज़्यादा शायद जानकारी ना हो, यहाँ के लॉज, यहाँ के तौर तरीके शायद इन्हें बहुत ज़्यादा ना पता हो। तो उस चीज़ को कंसिडर करके इन्हें कुछ तरह की इम्यूनिटी दी जाती है। वैसे एक बात और भी है, यदि आप बात करेंगे डिप्लोमेट्स की, दूसरे देश के जब डिप्लोमेट्स यहाँ पे आते हैं तो उन्हें थोड़े
इम्यूनिटी दी जाती है, थोड़ी इम्यूनिटी दी जाती है, ये सोच करके कि यदि आपने दूसरे देश के डिप्लोमेट को, सपोज भारत है और भारत में किसी दूसरे देश का कोई डिप्लोमेट आया है, उससे कोई एक छोटा मोटा कोई क्राइम हुआ, वैसे तो क्राइम छोटा बड़ा नहीं होता है, क्राइम क्राइम होता है, तो उस केस में यदि भारत ने उस डिप्लोमेट को जो कि किसी दूसरे देश का था उसे पनिश कर दिया भारत ने, तो ये एक तरह का ना आप अपने रिलेशंस को भी ख़राब कर रहे हैं उस देश से जहाँ से वो डिप्लोमेट आया था। तो ये थोड़ा इंटरनेशनल पीस को भी थोड़ा कंसिडर यहाँ पे किया जाता है डिप्लोमेट वाले पॉइंट पे। इन सारे पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में देखेंगे इन द यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। अभी के लिए इतना ही जानिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज। इनके पास भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है, यानी कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन से यदि कोई आता है भारत में तो वही सेम तरह के इम्यूनिटी जो कि मैंने अभी जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया, फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स, उसी तरह के कुछ इम्यूनिटीज़ इनको भी दिए जाते हैं। और यूएनओ की बहुत सारी एजेंसीज़ होती है, जैसे एफएओ है, बहुत तरह तरह की इसकी एजेंसीज़ हैं, वो भी यदि आते हैं तो उन्हें भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 के, इक्वालिटी बिफोर लॉ के थोड़े एक्सेप्शंस हैं ये सब। यदि जो बच्चे बीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं, ये आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बस 4-5 पॉइंट याद रखिए, 2-2, 3-3 लाइन बस करके इसे एक्सप्लेन कीजिए एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर एक्सेप्शनल। तो आर्टिकल 14 जो है वो यहाँ पे आपका होता है ख़त्म अच्छे तरीके से। क्या क्या हो गया अभी तक? आर्टिकल मतलब पहले तो फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में देखा, आर्टिकल 12 देखा, आर्टिकल 13 देखा, आर्टिकल 14 आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाएंगे आर्टिकल 15 पे, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो बस इसी तरह से आप लोग बने रहें, एंजॉय करें लेक्चर्स को, बार बार देखें, बिकॉज लेक्चर्स को जब बार बार सुनेंगे तो एक ही चीज़ को बार बार सुनने से और क्लैरिटी बैठती है। जैसे मूवीज़ आप जब देखते हैं तो देखते हैं, दूसरे टाइम जब आप देखते हैं किसी मूवी को, योर ऑब्जर्वेशन इज़ लाइक वेरी कीन, आप कुछ और चीज़ों को भी वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा ये तो फर्स्ट टाइम मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया था, ठीक है। मैं जैसे कि कहता हूँ ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा, जीएस पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर पॉइंट आप रट नहीं सकते। देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि लॉजिक पे ही चलेगा। अभी आप हिस्ट्री आने दीजिए, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लॉजिक से बहुत सारे फैक्ट्स सब आपको याद हो जाते हैं। चलिए, सो सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर आर्टिकल नंबर 15। हैव अ गुड डे, थैंक यू, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द सोनली क्लासेस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।